नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं औपनिवेशिक विरासत के तहत मुन्नार के चाय बागानों की। दोस्तों, यूरोपीय पूंजीपतियों और अंग्रेजों ने प्लांटेशन नीति के चलते भारत सहित दुनिया के दूसरी कॉलोनियों में कपास, गन्ना, चाय और तंबाकू की खेती को व्यापक पैमाने पर करवाया, जिनका संबंध हिंदुस्तानी गिरमिटिया मजदूरों से भी जुड़ा हुआ है। मुन्नार के चाय बागानों की ऐतिहासिक कहानी पर बात करने से पहले हम ले चलते हैं आपको मुन्नार के उस स्पॉट पर जहां से मुन्नार की पहाड़ियों पर चाय बागानों की खेती की शुरुआत हुई थी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मुन्नार के औपनिवेशिक विरासत चाय के बागान चाय के बागान मुन्नार लेके आया हूँ। दोस्तों, मुन्नार के चाय बागान की शुरुआत 1877 में एक अंग्रेज पूंजीपति जॉन डेनियल ने शुरू की थी। उसने 1,36,600 एकड़ जमीन त्रावणकर के राज परिवार से पट्टे पर लिया था, जिसका 3,000 महीना साल का किराया देना था। उसने 5,000 रुपया एडवांस के तौर पर दिया था। मुन्नार में जितनी भी चाय की बागान स्थापित हैं, वह जॉन डेनियल द्वारा लीज पर ली गई जमीन देवन सेवन हिल्स पर स्थापित है। ये चाय के बागान हमको औपनिवेशिक काल की पहचान कराते हैं। यही है वह जगह जहां से मुन्नार की जमीन पर चाय बागानों के प्लांटेशन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। मुन्नार के मधुपति इलाके में स्थित कानन देवन हिल्स प्लांटेशन कंपनी का यह जो फैक्ट्री आउटलेट्स आप देख रहे हैं, यहाँ से कानन देवन हिल्स के प्लांटेशन में पैदा होने वाली चाय की ग्रीन और ब्लैक चाय की अलग अलग फ्लेवर की रिपर ब्रांड की चाय को खरीदा जा सकता है। आउटलेट से लगकर पर्यटकों के लिए चाय के बनने की प्रक्रिया को देखने के लिए एक कारखाना लगा हुआ है, जहां पर्यटकों को हरी पत्तियों से लेकर प्रोसेस होकर अलग अलग आकार के चाय के दानों को बनते देखने का अवसर मिल सकता है। इसी के साथ चाय के इतिहास को दर्शाने के लिए एक म्यूजियम भी यहाँ स्थापित है, जहाँ कंपनी के औपनिवेशिक काल के दौर में ऑफिस में प्रयोग होने वाले ब्रिटिश शासन काल के 19वीं सदी के संचार के उपकरण और दूसरे यंत्र रखे गए हैं, जिनका प्रयोग कंपनी के अधिकारी भारत से सूचनाओं को लंदन पहुंचाने के लिए करते थे। वीडियो में आप अंग्रेजी चाय कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों को देख सकते हैं। दोस्तों, पश्चिमी घाट की पहाड़ी श्रेणियों पर स्थित मुन्नार में वर्तमान में टी एंड कॉफ़ी जर्नल में अप्रैल 2024 में इंडियन टीम एसोसिएशन के हवाले से छपी रिपोर्ट के अनुसार मुन्नार की पहाड़ियों पर 950 से लेकर 2,600 मीटर की ऊंचाई पर कुल 13,000 हेक्टेयर जमीन पर चाय के बागान लगाए गए हैं, जिनसे हर साल 27 मिलियन किलोग्राम चाय पैदा होती है। मुन्नार में कुल 50 चाय बागान हैं, जिन पर प्रमुख रूप से टाटा टी, ब्रूक बॉन्ड, एबीटीटी तथा 160 साल पुरानी चाय कंपनी लॉकहार्ट टी स्टेट का कब्जा है। परंतु सबसे पुरानी टी प्लांटेशन कानन देवन हिल्स को खरीद कर टाटा टी आज मुन्नार के चाय बागानों का सबसे बड़ा मालिक बना हुआ है। टाटा के पास मुन्नार में 16 चाय के बागान हैं, जो 8,600 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। दोस्तों, मुन्नार के साथ चाय बागानों में 13,000 मजदूर चाय की पत्तियों को तोड़ने से लेकर चाय के प्रोसेसिंग के काम में लगे हुए हैं। चाय की पत्तियों को तोड़ने का अधिकांश काम महिलाएं करती हैं। मुन्नार के चाय बागान मजदूर और कर्मचारी इन दिनों कम मजदूरी, काम के हमेशा न मिलने एवं रहने की खराब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, चाय बाजार के आंकड़ों के अनुसार भारत को 2024 में 1 लाख करोड़ रुपए की कमाई चाय के व्यापार से हुई थी। भारत से निर्यात होने वाली कुल चाय में केरल का योगदान 4.87% है,
दोस्तों, मुन्नार के चाय बागानों के प्लांटेशन के इतिहास की बात करने से पहले हमें भारत में चाय कब और किसने लाया इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि चाय को हिंदुस्तानी समाज में औपनिवेशिक काल की पहचान माना जाता है। अंग्रेजों के आने से पहले चाय हमारे यहाँ इस तरह के प्रचलन में नहीं था, जैसे कि आज सुबह की शुरुआत उसकी चुस्की से होती है। चाय का बोटेनिकल नाम कैमेलिया सिनेसिस है। दोस्तों, चाय का जन्मदाता चीन को माना जाता है, लेकिन रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू की वेबसाइट पर छपे लेख के अनुसार अंग्रेजों के आने से पहले भारत में आसाम का सिंगफो आदिवासी समाज चाय के पौधों की पत्तियों को उबालकर पेय पदार्थ बनाता था, जिसका उपयोग समुदाय के लोग औषध के रूप में करते थे। लेकिन आदिवासी लोग नहीं जानते थे कि जिसे वह पी रहे हैं वह एक दिन चाय बनकर दुनिया भर में छा जाएगी। दोस्तों, 19वीं सदी में चाय की मांग इंग्लैंड और यूरोप के बाजार में पूरे उफान पर थी। चाय को बेचकर अंग्रेज मालामाल हो रहे थे। इसी बीच चीन के बागानों से अंग्रेज व्यापारियों की चाय की आपूर्ति कम होने लगी, जिसके कारण लंदन के बाजार में चाय की कमी होने लगी। दोस्तों, अंग्रेजों ने चाय के उत्पादन में चीन के एकाधिकार को खत्म करने के लिए चाय के पौधों और बीज को चीन से भारत लाकर चाय के उपयुक्त वातावरण में लगाने के बारे में सोचना शुरू किया। दोस्तों, मुन्नार की में चाय की खेती के पीछे की कहानी यह है कि 1857 में जॉन डेनियल मुनरो नामक एक अंग्रेज अधिकारी को ट्रावनकोर और पड़ोसी राज्य मुन्नार, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भेजा गया। मुन्नार की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर वह इतना प्रभावित हुआ कि चाय के लिए उपयुक्त वातावरण को पाकर उसने मुन्नार की पहाड़ी ढलानों पर चाय के प्लांटेशन के बारे में सोचना शुरू किया। यह क्षेत्र ट्रावनकोर के राजा के अधिकार क्षेत्र में आता था। मुनरो को जो जमीन पसंद आ रही थी वह पुंजार के जर्मन जमींदार परिवार के पास थी, जिस पर नमुद्री और नायर जाति के जमींदारों का स्वामित्व था, जिसे वे किराएदारों को पट्टे पर देते थे। जॉन डेनियल मुनरो ने 1877 में कानन देवन हिल्स पर 1,36,600 एकड़ जमीन राज परिवार से पट्टे पर 3,000 रुपये सालाना किराए पर लिया। मुनरो ने उस समय 5,000 रुपये एडवांस के रूप में जमींदार को दिया था। चाय बागानों के लिए खेत तैयार करने में मुनरो की सहायता अंचुनाडु के आदिवासी नेता कानन थेवर ने भी की थी। 1879 में मुनरो ने नॉर्थ ट्रावनकोर लैंड प्लांटिंग एंड एग्रीकल्चर सोसाइटी की स्थापना की। प्रारंभ में सोसाइटी के सदस्यों ने इस जमीन पर कॉफ़ी, इलायची तथा कुनैन की खेती शुरू की। बाद में सदस्यों ने उनकी खेती बंद कर चाय की खेती करने के बारे में सोचना शुरू किया। एएच शार्प नामक एक यूरोपीय प्लांटर ने 1880 में मुन्नार में पहली बार कानन देवन हिल्स पर 50 एकड़ जमीन लेकर चाय की खेती शुरू की। दोस्तों, माना जाता है कि चाय की खोज 5,000 साल पहले चीन में हुई थी। प्राचीन चीन में चाय की पत्ती का उपयोग बार्टर सिस्टम की तरह करेंसी के रूप में सामान के बदले लेन देन के रूप में किया जाता था। चीन में टैक्स के रूप में भी चाय की पत्तियां दी जाती थी। चाय एक ताजगी और खुशबूदार गर्म पेय पदार्थ है, जिसमें सुस्ती को भगाने के गुण मौजूद होते हैं। एक कहानी के अनुसार चीन में मिंग राजवंश के काल में किसी सम्राट की माँ की बीमारी चाय को पीने से ठीक हो गई थी। सम्राट ने अपने लाल वस्त्र, जिसे दा होंग पाओ कहा जाता था, चाय के उन पौधों को अर्पित कर दिया था जिनकी पत्तियों की चाय पीने से सम्राट की माँ ठीक हुई थी। इसलिए उन पौधों से प्राप्त होने वाली चाय को दा होंग पाओ कहा जाता है। चीन में चाय के बारे में उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार
3rd सेंचुरी एडी के दौरान चीन में चाय पी जाती थी, जिसके बारे में जिक्र हुआ टुओ द्वारा लिखित मेडिकल टेक्स्ट बुक में किया गया है। चीन में टोंग राज परिवार की सत्ता के दौर में चीन में चाय एक राष्ट्रीय पेय पदार्थ बन चुका था। चाय का पौधा कैमेलिया सीनेंसिस मूल रूप से चीन और उत्तर पूर्व म्यांमार का माना जाता है, इसलिए चीन को चाय का जन्मदाता कहा जाता है। चीन से बाहर चाय का फैलाव 9वीं सदी के दौर में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जापान पहुंचाया गया, जबकि पुर्तगीज व्यापारियों ने 16वीं सदी में चीन से चाय को यूरोप पहुंचाया। दोस्तों, भारत में चाय की खेती 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा चीन पर चाय की निर्भरता को कम करने के लिए शुरू की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में चाय की खेती की शुरुआत की। रॉबर्ट ब्रूस नामक एक स्कॉटिश खोजकर्ता को भारत में देसी चाय की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। ब्रूस ने देसी चाय के पौधे कैमेलिया सीनेंसिस वार असामका की खोज 1823 में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी घाटी में किया था। रॉबर्ट ब्रूस को मुनीराम दत्ता बरुआ नामक एक स्थानीय नेता ने सिंगपो जनजाति के प्रमुख लीडर बेसा गाम से मिलवाया था। बेसा गाम ने ही रॉबर्ट ब्रूस को देसी चाय के पौधों से परिचित कराया। बेसा गाम और उनका समुदाय काफी समय से देसी चाय की पत्तियों को उबाल कर पीते आ रहा था। 1824 में रॉबर्ट ब्रूस की मृत्यु हो गई। रॉबर्ट की मृत्यु के बाद उसके भाई चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस ने जंगली चाय के पौधों को बोटेनिकल वर्गीकरण जानने के लिए इसके सैंपल को 1834 में कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन भेजा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वीडन में जन्मे प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक एवं सर्जन नैथोनील वालिस को कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन का सुपरिटेंडेंट बनाकर लंदन से भारत भेजा था। अलेक्जेंडर ने चाय के पौधों को परीक्षण के लिए नैथोनील के पास कलकत्ता भेजा। नैथोनील ने परीक्षण के बाद आसाम के इस पौधे को चाय का एक प्रकार बताते हुए इसका नाम दिया कैमेलिया सीनेंसिस वार असामिका। आसाम के बागानों से चाय का पहला कंसाइनमेंट लेकर जहाज 10 जनवरी 1839 को लंदन पहुंचा था। 8 बोरों में कलकत्ता से लंदन पहुंचने वाले 350 पाउंड चाय के इस कंसाइनमेंट की नीलामी लंदन के मेसर्स थॉमसन एंड कंपनी ने लंदन स्थित ईस्ट इंडिया हाउस में 10 जनवरी 1939 को किया था। इंग्लैंड के बाजार में आसाम की यह देसी चाय 16 से लेकर 34 पेंस प्रति पाउंड के हिसाब से बेची गई थी, जो उस समय चाय की सबसे अधिक कीमत थी। इस तरह चार्ल्स अलेक्जेंडर ब्रूस असम चाय के पहले उत्पादक और निर्यातक दोनों बने। 1890 तक इंग्लैंड के बाजार में 90% चाय आसाम के बागानों से जाती थी। भारत में अंग्रेजों ने आसाम के अतिरिक्त दार्जिलिंग, नीलगिरी, कांगड़ा घाटी तथा मुन्नार की पहाड़ियों पर व्यापक पैमाने पर चाय का प्लांटेशन किया। दोस्तों, जिस आदिवासी नेता मुनीराम दत्ता बरुआ ने रॉबर्ट ब्रूस को सिंगपो जनजाति के नेता बेसा गाम से मिलवाया था, उन्होंने शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़कर अपने करियर की शुरुआत की। अंग्रेजों ने मुनीराम दत्ता बरुआ को 1828 में रंगपुर, जो अब शिवसागर के नाम से जाना जाता है, का तहसीलदार नियुक्त किया था। 1840 में अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर बरुआ ने जोरहाट के चेनीमोरा में चाय का प्लांटेशन शुरू किया। दोस्तों, बरुआ औपनिवेशिक काल में चाय की खेती करने वाले पहले भारतीय बने। बरुआ को अंग्रेजों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में असम के अहोम राजवंश को आंदोलन में भाग लेने के लिए उकसाने के आरोप में अंग्रेजों ने 26 फरवरी 1858 को जोरहाट के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। भारत में चीन से चाय के पौधों एवं बीज को लाने तथा उनको लगाने की जिम्मेदारी लंदन की हार्टिकल्चरल सोसाइटी ने 1848 में रॉबर्ट फॉर्च्यून को दी। चीन से चाय के पौधों एवं बीज को
भारत लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने फॉर्च्यून को एक गुप्त मिशन पर लगाया। फॉर्च्यून ने एक चीनी व्यापारी का भेष बदलकर चीन के फुजियान तथा झेंजियांग प्रांतों की यात्रा की। चीन के आंतरिक क्षेत्रों में विदेशी लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगने के कारण फॉर्च्यून को भेष बदलकर चीन जाना पड़ा था। फॉर्च्यून 13,000 चाय के पौधों तथा 10,000 चाय के बीजों को चोरी कर विशेष प्रकार से के कांच के बने वार्डियन केस, जिसे समुद्री रास्ते के जरिए लाने के लिए पौधों को बिना पानी के लंबे समय तक जिंदा रखने के लिए बनाया गया था, में बंद कर भारत लाया। भारत लाकर इन बीजों और पौधों को दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियों पर लगाया गया। दोस्तों, चाय ब्लैक, ग्रीन, उल्लांग एवं व्हाइट 4 प्रकार की होती है। दुनिया की सबसे महंगी चाय चीन की दाहोंग पाओ को माना जाता है, जो चीन के हुबुई पर्वत पर उगाई जाती है, जिसकी कीमत हजारों डॉलर प्रति ग्राम होता है। दाहोंग पाओ चाय की पत्तियां चीन में 3,200 साल पूर्व लगे चाय के मूल पौधों से प्राप्त की जाती है। मूल चाय के पौधे अब चीन में गिनती के बचे हुए हैं। लक्स बुक इंडिया के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय टी डे के अवसर पर 12 सितंबर 2024 को जर्मनी में आयोजित बर्लिन फैशन वीक पर चीन की दाहोंग पाओ की चाय को सबसे महंगी चाय माना गया। वर्तमान में मूल चाय के केवल 6 पौधे ही चीन में बचे हुए हैं। इन पौधों को चीन की सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर रखा है। दाहोंग पाओ चाय का स्वाद गहरा मिट्टी जैसा होता है, जिसमें फूलों की खुशबू और हल्का मीठापन होता है। दाहोंग पाओ के अतिरिक्त चीन के एक और चाय, जो चीन की दूसरी सबसे महंगी पांडा डंग की है, इसे चीन के सिचुआन प्रांत में उगाया जाता है। इस चाय के पौधों की जड़ में खाद के रूप में पांडा के गोबर का प्रयोग किया जाता है। इस चाय की कीमत $70,000 प्रति किलोग्राम है। दोस्तों, विश्व की तीसरी सबसे महंगी चाय सिंगापुर की येलो गोल्ड टी है, जिसकी पत्तियों को 24 कैरेट सोने से सजाया जाता है। सिंगापुर के इस चाय की कीमत $3,000 प्रति किलोग्राम है। दोस्तों, विश्व की महंगी चाय के ब्रांडों की श्रेणी में भारत के असम के डिब्रूगढ़ में मनोहारी टी स्टेट के बागानों में पैदा होने वाली मनोहारी गोल्ड टी भी शामिल है, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। यह चाय विशेष क्लोन से तैयार की जाती है। इस चाय की प्रोसेसिंग मानसून के दौरान जून और जुलाई महीने में सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच तैयार की जाती है। इस चाय का स्वाद हल्का मीठा और सुगंधित होता है। दोस्तों, द रिचेस्ट वेबसाइट के अनुसार दुनिया में चाय पानी के बाद दूसरा सबसे अधिक पिया जाने वाला पदार्थ है। एक अनुमान के मुताबिक हर रोज दुनिया में 300 करोड़ कप चाय पी जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।